व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई-कॉम रेवोल्यूशन। आज का वीडियो Amazon अकाउंट हेल्थ के रिगार्डिंग होने वाली है। अकाउंट हेल्थ को लेके सबको एक टेंशन रहती है कैसे इसको मेंटेन करें। तो अकाउंट हेल्थ में क्या होती है, कितना कंप्लेंट्स होती है, वो कंप्लेन किसके एंड से आती है, सेलर के एंड से या बायर के एंड से, या फिर Amazon उस कंप्लेंट के रिगार्डिंग क्या एक्शन लेती है, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पे आ गए हैं। स्क्रीन पे आते ही आपको दिख रहा होगा अकाउंट हेल्थ। अब बताते हैं कि अकाउंट हेल्थ होता क्या है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, सब क्यों इतना डरते हैं अकाउंट हेल्थ में कोई भी कंप्लेन आने से। तो सबसे पहले अकाउंट हेल्थ सेलर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। कुछ टारगेट्स होती है, परफॉर्मेंस टारगेट। अगर आप इस परफॉर्मेंस टारगेट को अचीव नहीं करते हैं तो अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि Amazon अब बहुत स्ट्रिक्ट है अपने पॉलिसीज़ को लेकर। तो सबसे पहले जानते हैं कि कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस ये क्या है और इसमें क्या क्या आती है। कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस ये है कि आपके साथ आपके कस्टमर का क्या रिलेशन है, मतलब आपने ऑर्डर भेजा, आपका ऑर्डर में क्या दिक्कत आई, उनको कोई दिक्कत आई तो उन्होंने कुछ बताया आपको, या उनके पास प्रोडक्ट पहुंचा नहीं, या उनका कुछ पेमेंट करते टाइम कुछ इशू हुआ। तो ये है कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस। तो कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस में क्या क्या आता है यहाँ पे, और सबसे पहले आता है ऑर्डर डिफेक्ट रेट। अब ऑर्डर डिफेक्ट रेट ये किस बेसिस पे कैलकुलेट होता है? ऑर्डर डिफेक्ट रेट 3 पैरामीटर के थ्रू कैलकुलेट होता है। सबसे पहले नेगेटिव फीडबैक। अब नेगेटिव फीडबैक आपको सबको पता है कि आपका कोई प्रोडक्ट है, उस पे नेगेटिव फीडबैक आया कि आपका प्रोडक्ट सही नहीं था, या जो भी। अब प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट पेज पर कोई कमेंट आता है या कोई रेटिंग देकर प्रोडक्ट के बारे में या सेलर के सर्विस के बारे में खुश नहीं होता है, तो उस केस में ये नेगेटिव फीडबैक आती है। और नेगेटिव फीडबैक पे परसेंटेज बाय परसेंटेज यहाँ पे काउंट होने लगता है कि कितने ऑर्डर पे आपका कितना नेगेटिव फीडबैक आया। सेलर रिव्यू हो चाहे वो प्रोडक्ट रिव्यू हो, दोनों पे ही होता है। प्रोडक्ट रिव्यू, सेलर रिव्यू, दोनों पे। नेक्स्ट है यहाँ पे A to Z गारंटी क्लेम। अब ये A to Z गारंटी क्लेम क्या है? ये A to Z गारंटी क्लेम Amazon का एक प्रोग्राम है। अब सपोज मान लीजिए आप Amazon के शिपिंग को नहीं ले रहे हैं या FBA में आपका प्रोडक्ट नहीं है, तो उस केस में क्या होता है, आप सेल्फ शिप करते हैं। तो सेल्फ शिप करने के बाद भी अगर किसी कस्टमर को वो प्रोडक्ट नहीं मिलता है, या फिर प्रोडक्ट मिलने में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, या उसके बाद भी उनको कोई दिक्कतें हुई, उनको वो प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, या फिर वो प्रोसेस बहुत लंबा चला गया सेल्फ शिप का, तो उस केस में भी Amazon ने एक रास्ता बनाया है कस्टमर के लिए कि वो क्लेम कर सकते हैं, अपना पूरा पैसा वापस ले सकते हैं। A to Z क्लेम करेंगे प्रॉपरली, उनका जो कमेंट है वो Amazon कैप्चर करेगी। ये कमेंट से आती है। कभी कभी कस्टमर जो होते हैं वो डायरेक्टली Amazon को कंप्लेन करती है फोन करके, तो ये सारे चीजें से होती है। डैमेज, डिफेक्टेड आइटम, ये सारी चीजों के मिसिंग हो गया, शिपमेंट पहुंचा ही नहीं, पेमेंट हो गई है पहले से, ये सारे केस में ये प्रॉब्लम आती है और ये भी कस्टमर के थ्रू से आती है। नेक्स्ट है चार्ज बैक क्लेम। चार्ज बैक क्लेम तब होता है जब कोई अपने क्रेडिट कार्ड से कुछ क्रेडिट कार्ड से उन्होंने पेमेंट किया और पेमेंट करते टाइम कुछ ऐसा इशू आ गया जो कि उनको रिफंड मांगते हैं कि मेरा पेमेंट चला गया 2 बार या 3 बार, ऐसे कुछ, वो रिफंड उनके पास जाता नहीं है। तो ये क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है बैंक से। कभी कभी क्या होता है कि परचेस उन्होंने किया और वो अनऑथराइज्ड हो गया, जो भी हुआ वो तो आपके पैसा तो आपके पास आ गया, या मर्चेंट के पास वो पैसा नहीं गया। ये सारे जब भी इशू आती है तो वो यहाँ पे आती है। तो हम लोग ओपन करके चेक कर लेंगे ये नेगेटिव फीडबैक में क्या क्या आती है। नेगेटिव फीडबैक में ऐसा एक
डैशबोर्ड होता है कि कितना आपका ऑर्डर आया, टोटल ऑर्डर कितना आया, उसमें कितना नेगेटिव फीडबैक आपको मिला, किस किस ऑर्डर पे आया है, वो भी आप यहाँ से डाउनलोड रिपोर्ट करके चेक कर सकते हैं किस किस ऑर्डर पे आया है। अब हम लोग देख लेते हैं कि A to Z क्लेम में कैसा होता है, उसमें पता चलता है कि नहीं। ऑब्वियसली आप A to Z क्लेम में भी जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। ये सेम पेज ही बार बार ओपन होगा। एक साइकिल चलती रहती है 60 डेज का। 60 डेज के साइकिल में ही आपका ये ऑडिट होता रहता है और ये टारगेट रहता है कि 1% से ऊपर जैसे ही होता है तो आपके अकाउंट में दिक्कत आ सकती है और आपके अकाउंट सस्पेंड भी हो सकती है। तो बहुत सीरियस लीजिएगा इस कंप्लेंट को। नेक्स्ट मैं बीच का भी स्किप करती हूँ, मैं शिपिंग परफॉर्मेंस बता देती हूँ क्योंकि शिपिंग परफॉर्मेंस शॉर्ट है, ये बहुत लॉन्ग है, आपको थोड़ा समझाने में टाइम लगेगा, थोड़ा लेंदी होगी वीडियो, तो वीडियो में बनी रहिए। ये है लेट डिस्पैच रेट। लेट डिस्पैच रेट क्या होता है और इसका टारगेट 2% है, मतलब आपका कितना ऑर्डर आया, ऑर्डर के हिसाब से 30 डेज का सर्कल होता है, उसमें परसेंटेज काउंट होता है। लेट डिस्पैच रेट वो होता है कि आप चाहे सेलर फुलफिलमेंट हो या आप FBA फुलफिलमेंट हो, चेक कहीं पे भी। ऑब्वियसली FBA फुलफिलमेंट में लेट डिस्पैच नहीं होता है क्योंकि अमेज़न के पास प्रोडक्ट रहता है, लेकिन सेलर फुलफिलमेंट में हो सकता है। या तो आप सेलर खुद सेल्फ शिप कर रहे हो या इजी शिप कर रहे हो, दोनों केस में ही क्या होता है, लेट डिस्पैच होता है। लेट डिस्पैच आपका डिस्पैच का एक टाइम रहता है, उस डिस्पैच के टाइम के बाद अगर आप डिस्पैच करते हैं प्रोडक्ट अपना तो आपको क्या होता है, लेट डिस्पैच हो जाता है। क्योंकि डिस्पैच होने के बाद आपको 1 to 2 डेज दिया जाता है कि इस लेट डिस्पैच टाइम पीरियड में भी आप अपना प्रोडक्ट शिप कर दीजिए, ताकि वो प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट, ये कैंसिलेशन होने से बच जाए और इसका रेट बच जाए या फिर आपका प्रोडक्ट पहुंच जाए। लेकिन अगर आप वो भी जो 1 to 2 डेज आपको मिलता है उसको भी आप पार कर देते हैं तो क्या होता है, अपने आप अमेज़न कैंसिल कर देती है, या फिर वो लेट डिस्पैच होने के बाद आपने कैंसिल किया या पहले ही कैंसिल किया तो आपका प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट भी बढ़ेगा। सपोज मान लीजिए आप लेट डिस्पैच रेट जो है वो डेट आज मान लीजिए 28 अप्रैल को आपका लेट डिस्पैच रेट लास्ट डेट था, तो लास्ट डेट के पहले आपने कैंसिल कर दिया तो क्या होगा, आपका लेट डिस्पैच रेट नहीं बढ़ेगा लेकिन प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट ये बढ़ जाएगा। लेकिन आपने अगर लेट डिस्पैच रेट के बाद फिर कैंसिल किया तो आपका ऑब्वियसली दोनों बढ़ जाएगा और लेट डिस्पैच के 1 से 2 दिन के बाद वो ऑलरेडी प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन हो जाता है, वो पहले से अपने आप वो ऑटो रिडायरेक्ट होके कैंसिल हो जाता है। ये दोनों चीज हमें नहीं इंक्रीज करना है, ये हमें अपने शिपिंग परफॉर्मेंस को मेंटेन करके रखना है। अपना ऑर्डर, अपना टाइम ऑफ डिस्पैच, ये सारे सेटिंग्स में से आप कर सकते हैं। आपको हैंडलिंग टाइम 2 दिन चाहिए, आप 2 दिन रख लीजिए, 1 दिन चाहिए 1 दिन रख लीजिए, लेकिन आप लेट नहीं करेंगे और ना ही कोई भी ऑर्डर कैंसिल करेंगे। अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है उसको आउट ऑफ स्टॉक कर दीजिए, बट आप लेट मत करिए उसको फुलफिल करने के लिए। नेक्स्ट होता है वैलिड ट्रैकिंग रेट। ये वैलिड ट्रैकिंग रेट 95 से ऊपर तो होना ही चाहिए, लेकिन ये तभी दिक्कत करती है जब आप सेल्फ शिप कर रहे हो, क्योंकि सेल्फ शिप के टाइम में आपको ट्रैकिंग आईडी वहाँ पे मेंशन करना होता है। थोड़ा सा भी गलती आपका ट्रैकिंग आईडी में ट्रैक नहीं हो पाया, बस आपका लेट डिस्पैच रेट घट जाएगा। अगर आप इजी शिप कर रहे हैं तो आपके ये लेट डिस्पैच नहीं लगेगी। और आपको अगर रिपोर्ट जानना है कि मेरा प्री फुलफिलमेंट किस में हुआ था, लेट डिस्पैच किस में हुआ था, वैलिड किस में हुआ था, या फिर ऑन टाइम डिलीवरी कौन सा हुआ था, टाइम पे डिलीवरी कौन सा हुआ था, तो यहाँ से आप उसका रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग जानेंगे सबसे मेन कंप्लेन, पॉलिसी कंप्लेंट्स। पॉलिसी कंप्लेन क्या होती है? पॉलिसी कंप्लेन वो होती है जो कि किसी ने आपके ऊपर कंप्लेन किया है कि आपने कुछ गलत किया है, या तो वो बायर होगा, कस्टमर होगा, या तो वो कोई ब्रांड होगा जो आपके ऊपर कंप्लेन करेगा आपने तो गलत किया ही किया है। या तो कस्टमर होगा तो ऑब्वियसली रिव्यूज में, रेटिंग्स में यहाँ करते हैं कंप्लेन, और अगर कोई सेलर होगा तो वो
आपके अकाउंट में करेगा, आपके उनके अपने सेलर अकाउंट के थ्रू आपके अकाउंट में करेगा। तो सबसे पहले होता है सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेन। ये तब होता है जब आप किसी और का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या फिर उनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रेडमार्क अपने लिस्टिंग में लगाते हैं। जैसे आपने क्या किया कि आपने किसी का ब्रांड लगा दिया या फिर किसी का आपने लोगो लगा दिया अपने इमेज में। ये सब कभी कभी हो जाता है कि आपने गलती से लगा दिया, आपने जानबूझ के तो नहीं लगाया बट कि गलती से हो गया ऐसा, क्योंकि वो वर्ड इतना यूनिक है कि आपको नहीं ध्यान आया कि वो किसी का ब्रांड हो सकता है। तो इस केस में क्या होता है, मैक्सिमम टाइम में ये होता है कि आप अगर तुरंत उसको रेक्टिफाई करके, एडिट करके या चेंज करके, डिलीट करके, जो पर्टिकुलर चीज़ में गलती आती है उसको आप अगर सुधार देते हैं तो वो तुरंत वहाँ से रिजॉल्व हो जाता है। तो इस केस में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो नेक्स्ट है रिसीव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेन। रिसीव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेन किसके पास से आता है? आप अगर किसी का भी थर्ड पार्टी का कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपने यूज किया अपने लिस्टिंग में और किसी ब्रांड ने वो देख लिया कि अरे ये तुम तो मेरा ब्रांड यूज कर रहे हो या मेरे इमेजेस यूज कर रहे हो या कुछ भी, तो वो क्या करता है, अमेज़न में एक कंप्लेन फाइल करती है कि इसने मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को हार्म किया है। तो उस केस में ये कंप्लेन आपके पास आ जाती है और ये सेलर के साइड से ही आता है। तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होती है, कैसे इसको रिजॉल्व करते हैं, अगर गलती से आपने कर दिया तो कैसे करना है, ये सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं इसका डिटेल वीडियो लेके आऊँगी। नेक्स्ट हम लोग का है प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेन। ये कस्टमर के साइड से कंप्लेन आता है। ये तब कंप्लेंट आता है जबकि आपका प्रोडक्ट जेन्युइन नहीं है या ऑथेंटिक नहीं है, तभी ये कंप्लेन आती है कस्टमर के साइड से और आपको इसका जेन्युइनिटी प्रूव करना होता है। नेक्स्ट होता है प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेन। ये क्या कंप्लेन होता है? ये कंप्लेन वो होता है जबकि आपका प्रोडक्ट किसी कस्टमर के पास गया, वो डैमेज हुआ या डिफेक्टेड हुआ या डिस्क्रिप्शन में जैसा लिखा है वैसा नहीं हुआ, उस केस में क्या होता है कि प्रोडक्ट कंडीशन कंप्लेन आती है। रॉन्ग प्रोडक्ट हुआ तब आता है। तो इस केस में आपको प्रोडक्ट का यहाँ पे भी ऑथेंटिसिटी प्रूफ करना होता है कि आपका प्रोडक्ट जेन्युइन है और आपने सही प्रोडक्ट भेजा है, ये भी प्रूफ करना होता है। अब ये मत बोलिएगा कि यहाँ पे भी डिफेक्टेड और A to Z क्लेम में भी डिफेक्टेड। A to Z क्लेम में वो पैसा क्लेम करता है कि मेरा पूरा पैसा वापस करो, ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पूरा पैसा वापस करो। उनको पैसा नहीं मिलता है, उस केस में वो A to Z क्लेम करते हैं। और अगर उनको पैसा ऑब्वियसली वो रिटर्न करेंगे तो उनको पैसा तो मिल जाता है, लेकिन कंप्लेन वो छोड़ के जाते हैं। तो उस केस में ये कंप्लेन आपका शो करता है। तो ऑब्वियसली आपका लिस्टिंग डिटेल पेज रिमूव्ड हो जाता है और कि जब तक कंप्लेन रिजॉल्व नहीं होगा तब तक डिटेल पेज रिमूव ही रहेगा आपका प्रोडक्ट। नेक्स्ट है फूड एंड प्रोडक्ट सेफ्टी इशू। ये है जब कस्टमर को लगता है ये फूड या जो भी प्रोडक्ट है वो सेफ्टी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या फिर वो प्रोडक्ट क्वालिटी में कुछ इशू है, तब आपके पास ये कंप्लेन आती है। अब लिस्टिंग पॉलिसी वायलेंस ये क्या होता है? अमेज़न में जैसे मैंने पहले शुरू में ही बताया था कि पॉलिसी को लेके बहुत वो ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो लिस्टिंग का भी कुछ पॉलिसी है, कुछ वायलेशन है जो कि नहीं कर सकते हैं। तो उसको अगर आप करते हैं, उस लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशन को करते हैं तो आपके लिस्टिंग में वो वायलेशन आता है। ये कंप्लेन कीवर्ड में भी आती है। अब कीवर्ड में कौन सा आता है? जैसे आपने कीवर्ड कुछ ऐसा गलत डाला है जो अमेज़न के गाइडलाइन में मैच नहीं होता है। लिस्टिंग में आपने बहुत ज़्यादा क्या आपने प्रमोशनल लैंग्वेज यूज़ किया है, तो उस केस में ये कंप्लेन आती है। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी कंप्लेन।
अब ये कंप्लेन किसके साइड से आती है? अमेज़न की तरफ से आती है, और अमेज़न में सेल कर रहे हैं आप और वो प्रोडक्ट अमेज़न में सेल करने के लिए अलाउ ही नहीं है, या तो आपने उसका कुछ प्रूफ आपने नहीं दिया, आप कोई ड्रग रिलेटेड प्रोडक्ट बेच रहे हैं, या ऐसा कुछ बेच रहे हैं जो कि अमेज़न में रेस्ट्रिक्टेड है, या उनको कोई इंग्रेडिएंट ऐसा लगा जो कि रेस्ट्रिक्टेड है, तो उस केस में ये कंप्लेन आ जाती है। आप अगर प्रूफ देते हैं तो वो सॉल्व भी हो जाता है, नहीं तो वो सॉल्व नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है कस्टमर प्रोडक्ट रिव्यू पॉलिसी वायलेंस। ये वायलेशन क्या होती है कि आपने रिव्यू को मैनिपुलेट किया, जैसे कि आपने प्रोडक्ट रिव्यू के लिए किसी को पे किया, इंसेंटिव दिया, तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पे वायलेशन आती है। या फिर आपने एक ही एरिया से बहुत सारा ऑर्डर करवा के बहुत सारा वहाँ पे रिव्यू डलवा दिया, तो उस केस में क्या होता है, अचानक अगर सेम एरिया से या सेम अकाउंट से बहुत ज़्यादा ऑर्डर आने लगेगा अननेसेसरीली, तो तब अमेज़न को खुद ही पता चल जाता है कि ये मैनिपुलेशन हो रही है रिव्यू का। ठीक है, अब अदर पॉलिसी वायलेशन क्या होता है, ऊपर जितने भी पॉलिसी मेंशन किया गया है, इसके अलावा अगर कोई पॉलिसी वायलेट होता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो यहाँ पे आपका आता है। नेक्स्ट है पॉलिसी वायलेशन वार्निंग। ये सबसे ज़्यादा डरावना होता है, ये बोल सकते हैं कि ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा डरावना होता है, क्योंकि आपने ऐसा कोई पॉलिसी आपने हार्म किया हो, उसके लिए डायरेक्ट वार्निंग आता है कि नेक्स्ट टाइम अगर आप करते हैं तो आपका ये जो अकाउंट है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, या फिर ऐसा वार्निंग आपके पास आ जाएगा कि आप अपना सुधार ले, जो भी कर रहे हैं वो उसको सुधार ले। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें कोई मैट्रिक्स नहीं है, कंप्लेंट कितना इंटेंस है, आपका अकाउंट कितना अच्छा है या बुरा है, कितना सेल आती है नहीं आती है, उसको मतलब नहीं होता है। अगर ज़्यादा सेल आती है, बहुत ढेर सारा कंप्लेन आ गया, हाँ ये होता है कि बहुत ज़्यादा सेल आती है, बहुत ज़्यादा एसक्यू है, तो उस केस में एक रहता है कि हाँ इतना एसक्यू है तो कंप्लेन तो आ सकता है, तो उस केस में आप कंप्लेन रिजॉल्व करते जाइए, आपका अकाउंट कुछ नहीं होगा। अगर आपका एसक्यू ही 4-5 है और आपके पास कंप्लेन आ गया 5 से ज़्यादा, तो ऑब्वियसली आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, आपको फिर से अकाउंट को रीएक्टिवेट करना पड़ेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि सस्पेंडेड अकाउंट को कैसे रीएक्टिवेट करते हैं, या फिर सस्पेंडेड अकाउंट में कैसे काम करते हैं ताकि वो रीएक्टिवेट हो जाए, तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना पड़ेगा। जितना कमेंट आएगा उसके हिसाब से मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी। तो ये थी अकाउंट हेल्थ क्या होता है, इसको कैसे रिजॉल्व करते हैं, अगर आपको जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आपको उसका वीडियो भी बहुत जल्दी आ जाएगा। जैसा कि आपने देखा कि अकाउंट हेल्थ में क्या क्या डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्लेन होती है और ये किसके तरफ से आती है और एक्शन क्या होते हैं। अगर आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए कि एक्शन को कैसे रिजॉल्व करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होती है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, या तो मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल के थ्रू कॉन्टैक्ट करिए, तो आपके लिए ये डिटेल वीडियो भी बहुत जल्दी आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।